तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पाल वंश के बारे में। आप लोगों ने पाल वंश के बारे में जरूर सुना होगा। पाल वंश का इतिहास बहुत ही विवादित है। इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये शूद्र थे, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये राजपूत थे, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये क्षत्रिय थे, कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि ये कायस्थ थे। अब इतिहासकारों में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत सारे तथ्यों की चर्चा करने वाला हूं। उन तथ्यों को देखकर आप ये तय कर सकते हो कि ये पाल वंशी राजा कौन थे, क्षत्रिय थे, कायस्थ थे, राजपूत थे या शूद्र थे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाल साम्राज्य के बारे में कि पाल साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था। आप जो फोटो देख रहे हो इसमें आप जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, पाल साम्राज्य यहां तक फैला हुआ था, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। अब आप इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आप जो एरिया देख रहे हैं, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यहां तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। कौन सा इतिहासकार सही है और कौन सा इतिहासकार गलत है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। आप जो देख रहे हो पहली वाली फोटो, ये वाली, इसमें जो आप साम्राज्य देख रहे हो ये बहुत बाद का साम्राज्य है। धर्मपाल के समय में, या कहें कि धर्मपाल के शासनकाल में, पाल साम्राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, जिसमें गुजरात, राजस्थान ये सब शामिल थे। बहुत सारा हिस्सा कश्मीर का भी शामिल था। धर्मपाल के बाद पाल वंश के राजा देवपाल बने, और देवपाल बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ताकतवर राजा थे। उनके शासनकाल में पाल वंश की जो सीमाएं थी बहुत आगे तक चली गई थी। आप जो देख रहे हो नीला नीला जो एरिया है, इतने बड़े एरिया में देवपाल का साम्राज्य फैला हुआ था। परंतु देवपाल के जाने के बाद 850 ईस्वी के आसपास देवपाल का शासनकाल समाप्त हो गया था। तो इसके बाद जो पाल वंश की सीमाएं हैं, क्योंकि फिर इतने कोई ताकतवर राजा हुए नहीं हैं, इसके बाद पाल साम्राज्य छोटा रह गया था। इसके बाद एक घटना और घटी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे मेहर भोज, उन्होंने आक्रमण कर दिया था, पाल राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। आप जो देख रहे हो फोटो, इस फोटो में जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, तो इतने बड़े एरिया में गुर्जर प्रतिहार राजा का शासन फैला हुआ था। प्रारंभ में मेहर भोज को बहुत युद्धों में पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन देवपाल की मृत्यु के बाद 850 के बाद उन्हें एक मौका मिल गया था अपना साम्राज्य फैलाने का, क्योंकि उत्तर भारत में फिर मेहर भोज के सिवाय कोई ताकतवर राजा था नहीं। इसीलिए मेहर भोज ने अपने साम्राज्य को बंगाल तक फैला दिया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सा वाला एरिया सही है। देखिए सभी सही हैं, लेकिन ये राजाओं पर निर्भर करता था कि कौन सा राजा ताकतवर है, कौन सा राजा ताकतवर नहीं है। राजा अगर ताकतवर होता था तो अपने साम्राज्य को बहुत दूर तक फैला देता था। राजा अगर ताकतवर नहीं हो पाता था तो साम्राज्य उतना छोटा रह जाता था। हर वंश में यही हुआ है। अब बात करते हैं पाल वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, जैसे उनकी राजधानियों पर, उनकी राजभाषा पर, उनके राजधर्म पर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं राजधानी के बारे में। पाल वंश की जो राजधानी थी वो मुंगेर में थी, पहली राजधानी। इसके बाद कन्नौज में भी उनकी राजधानी थी। कन्नौज के बारे में मैं आगे बात करूंगा, जब मैं त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनकी दो राजधानियां थी। राजभाषा की बात करें तो इनकी दो राजभाषाएं थी। पहली पाली प्राकृत थी। भोपाल के बाद संस्कृत का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने दूसरे पे संस्कृत भाषा को रखा है। अब बात करते हैं इनके राजधर्म पर। पाल वंश के राजाओं का राजधर्म क्या था? बौद्ध धर्म इनका राजधर्म था। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बौद्ध धर्म में कौन सी शाखा थी? महायान शाखा के ये अनुयायी थे। और ये कब तक रहे? ये वैसे तो लास्ट तक रहे हैं, लेकिन बीच में ये नाथ संप्रदाय के भी अनुयायी हो गए थे। कब से शुरू हुआ था ये देवपाल के शासनकाल के बाद से शुरू हुआ था। इस तथ्य को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं हुआ था कि इन्होंने बौद्ध धर्म छोड़ दिया था, बिल्कुल नहीं। ये बौद्ध धर्म और नाथ संप्रदाय दोनों साथ साथ लेके चल रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म और नाथ संप्रदाय के ये अनुयायी थे। इन्होंने गुरु गोरखनाथ के काफी सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया था।
और गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। और भगवान शिव की मूर्ति को देख लो और गुरु गोरखनाथ की मूर्ति को देख लो, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे इनकी राजधानी के बारे में, इनकी राजभाषा के बारे में, इनके राजधर्म के बारे में। अब बात करते हैं आगे के तथ्यों पर। तो अब बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों पर, क्योंकि अगर हम किसी भी वंश का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि उनका जो इतिहास है वो कहाँ कहाँ मिलता है, कौन से अभिलेखों में मिलता है, कौन से साहित्य में उनका इतिहास मिलता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिलेखों की। धर्मपाल का खलीलपुर लेख बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है पाल वंश के इतिहास को जानने के लिए। देवपाल का मुंगेर लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद महिपाल का मुजफ्फरपुर तथा बागड़ लेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद नारायणपाल का देवघर लेख और भागलपुर लेख बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है पाल वंश के इतिहास को जानने के लिए। तो ये 4 अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साहित्य पर। साहित्य की अगर बात करें तो गुजराती कवि सोठल की उदय सुंदरी कथा में पाल वंश के राजाओं का भी इतिहास थोड़ा मिलता है, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। दूसरा, संध्याकर नंदी का रामचरित ग्रंथ, इसमें भी पाल राजाओं का इतिहास मिलता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद तिब्बती बौद्ध गुरु तारानाथ के लेखों में भी इनका इतिहास मिलता है पाल राजाओं का। इसके बाद अरब यात्री सुलेमान के लेखों में भी इनका इतिहास मिलता है, इनके राजाओं का वर्णन मिलता है। वैसे तो बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें पाल राजाओं का इतिहास मिलता है। मैंने यहाँ पर 4 की चर्चा की है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पाल वंश के परिचय पर। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि इनका इतिहास बहुत विवादित है। कुछ इतिहासकार ने राजपूत लिखते हैं, कुछ क्षत्रिय लिखते हैं, कुछ शूद्र लिखते हैं, कुछ कायस्थ लिखते हैं। तो आखिर ये कौन थे, आइए उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के खलीमपुर लेख के अनुसार कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन और असम के राजा भास्कर वर्मा के द्वारा संपूर्ण गौड़ वंश को नष्ट कर देने के बाद बंगाल में अव्यवस्था फैल गई थी, ऐसा इतिहासकार लिख रहे हैं। 750 ईस्वी में बंगाल के सामंतों और जनता की सर्वसम्मति से गोपाल को राजा बनाया गया और राजा बनने के बाद गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। परंतु भारतीय इतिहासकार पाल वंश को क्षत्रिय वंश नहीं मानते हैं, लेकिन पाल वंश के अभिलेखों में पाल वंश के राजाओं को शूर वंश की शाखा बताया गया है। आइए यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि पाल राजा क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने पर हमें ये मालूम चलता है कि ये क्षत्रिय थे। अभिलेखों के अनुसार देखा जाए तो वो अपने आप को सूर्यवंश की एक शाखा बताते हैं। कुछ अन्य इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि ये कायस्थ थे, कुछ इतिहासकार कहते हैं ये राजपूत थे। देखो, ये राजपूत तो नहीं थे, इतना तो मैं कह सकता हूं। अभिलेखों के अनुसार देखा जाए तो पाल वंश के राजाओं ने पाल वंश को सूर्य वंश की एक शाखा बताया है, तो इस हिसाब से भी ये क्षत्रिय हुए। लेकिन भारतीय इतिहासकार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिख डाली हैं। उन किताबों को हम जैसे लोग पढ़ते हैं, आप जैसे लोग पढ़ते हैं, फिर विवाद शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है अभिलेख। अभिलेखों में क्या कहा गया है, मैं उसको सबसे ज्यादा महत्व दूंगा, क्योंकि ग्रंथों में क्या कहा गया है मैं उसको ज्यादा महत्व नहीं दूंगा। इनके अभिलेखों में इन्हें सूर्यवंश की एक शाखा बताया गया है, तो उस हिसाब से मैं इनको क्षत्रिय मानता हूं। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं गोपाल के बारे में, जो पाल वंश के पहले राजा थे। गोपाल को पाल वंश का संस्थापक तथा पहला स्वतंत्र राजा माना जाता है। गोपाल का जो शासनकाल माना जाता है 750 से 770 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी राजा का शासनकाल निश्चित नहीं है, ये सारे शासनकाल संभवतः हैं। धर्मपाल के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए बंगाल के खलीमपुर लेख में गोपाल के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। कौन से लेख से प्राप्त होती है? खलीमपुर लेख से प्राप्त होती है। तिब्बती बौद्ध गुरु तारानाथ के अनुसार गोपाल का जन्म बंगाल के बोगरा जिले के एक साधारण क्षत्रिय परिवार में हुआ था, परंतु भारतीय इतिहासकार गोपाल को क्षत्रिय नहीं बल्कि राजपूत मानते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि इतिहासकार एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार क्षत्रिय लिख रहे हैं, कुछ इतिहासकार राजपूत लिख रहे हैं, कुछ कायस्थ लिख रहे हैं, कुछ शूद्र लिख रहे हैं। गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे
और उनके ही द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय या कहें महाविहार की स्थापना करवाई गई थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय या कहें महाविहार में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार में स्थित है। चाहे तक्षशिला हो, चाहे नालंदा हो, चाहे उदंतपुरी हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो और चाहे सोमपुरी विश्वविद्यालय हो, सब के सब बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ इनमें बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इनमें सभी धर्म, सभी संप्रदायों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब बात करते हैं धर्मपाल के बारे में। और धर्मपाल पाल वंश के पहले शक्तिशाली राजा थे। इनका साम्राज्य भी बहुत विशाल साम्राज्य था। धर्मपाल गोपाल के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। धर्मपाल का शासनकाल माना जाता है 770 से 810 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। मैं आपको बता चुका हूं, सभी राजाओं के शासनकाल संभवतः है, निश्चित नहीं है। धर्मपाल ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि परमेश्वर का मतलब क्या होता है। देखो, परमेश्वर का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। परमेश्वर का मतलब होता है सृष्टि का रचयिता। और परम भट्टारक का अर्थ क्या होता है? परम भट्टारक का अर्थ होता है अत्यधिक सम्मानीय राजा। और महाराजाधिराज का अर्थ होता है महाराजाओं का महाराजा। देखो, एक राजा होता है, उसके ऊपर महाराजा होता है, फिर महाराजाधिराज। तो ये सारी उपाधियां किसने धारण कर रखी थी? धर्मपाल ने धारण कर रखी थी। धर्मपाल के लेखों में उन्हें परम सौगात कहा गया है। परम सौगात का अर्थ क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अत्यधिक दान देने वाला राजा, उसको परम सौगात कहा जाता है। और पाल वंश के अभिलेखों में किसको परम सौगात कहा गया है? धर्मपाल को कहा गया है। गुजराती कवि सोरठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामिन अपनी उदय सुंदरी कथा में कहा है। देखिए, उस वक्त एक तरफ गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा शासन कर रहे थे, एक तरफ पाल वंश के राजा शासन कर रहे थे और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजा शासन कर रहे थे। तीनों वंश बराबरी के टक्कर के थे। लेकिन गुजराती कवि ने क्या लिखा है कि उत्तरापथ का स्वामी कौन? धर्मपाल। धर्मपाल को पाल वंश का प्रथम शक्तिशाली तथा महान राजा माना जाता है, क्योंकि उनके शासनकाल में पाल साम्राज्य की सीमाएं बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कन्नौज तक थीं। वैसे तो बहुत बड़ा इनका साम्राज्य था, लेकिन इतिहासकारों ने सिर्फ कन्नौज तक ही इनकी सीमा मानी है। धर्मपाल ने कन्नौज के राजा इंद्रराज, ऐसा अभिलेख में लिखा हुआ है इंद्रराज, कुछ इतिहासकारों ने उन्हीं को चक्र युद्ध लिख दिया है, तो इंद्रराज को पराजित करके अपने अधीन कर लिया था। यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक भागलपुर लेख है और खलीमपुर लेख है। इन दोनों के अनुसार अगर देखा जाए तो इनमें ऐसा लिखा हुआ है कि कन्नौज के राजा इंद्रराज को धर्मपाल ने पराजित किया था। अब इतिहासकारों ने क्या किया है कि वहां चक्र युद्ध लिख दिया है। कुछ इतिहासकारों ने इंद्रराज की जगह इंदिरा युद्ध लिख दिया है कि इंदिरा युद्ध को पराजित करके चक्र युद्ध को राजा बना दिया था। कहाँ का? कन्नौज का। अब कौन सा इतिहासकार सही बोल रहा है, कौन सा झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं अभिलेखों को मानूंगा, क्योंकि अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। भागलपुर लेख और खलीमपुर लेख के अनुसार इंद्रराज नाम का कोई राजा था जिसको धर्मपाल ने कन्नौज में पराजित किया था। इसके बाद उसको पराजित करके चक्रा युद्ध को अपने अधीन वहां का राजा बना दिया था। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष पाल राजा धर्मपाल, प्रतिहार राजा वत्सराज और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के मध्य हुआ था। जिसमें किस राजा की विजय हुई, इस पर भारतीय इतिहासकारों में मतभेद हैं, क्योंकि गुजराती कवि सोरठल और अरब यात्री सुलेमान के लेखों में धर्मपाल को विजयी बताया गया है, परंतु इतिहासकार किसको विजयी बताते हैं? इतिहासकार राजा ध्रुव, जो कि राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, उनको विजयी बताते हैं। तो यहाँ पर इतिहासकार एक मत नहीं है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा, क्योंकि धर्मपाल का विवाह किससे हुआ था? राष्ट्रकूट राजकुमारी से हुआ था, और राष्ट्रकूट राजकुमारी के गर्भ से ही देवपाल का जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था पाल राजाओं के मध्य में हुआ था, राष्ट्रकूट राजाओं के मध्य में हुआ था और गुर्जर प्रतिहार राजाओं के मध्य में हुआ था। ये कन्नौज को लेकर हुआ था। कन्नौज पे किसका अधिकार रहेगा और किसका अधिकार नहीं रहेगा, इसीलिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था।
हाँ, इतना कहा जा सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद कन्नौज पर धर्मपाल का ही अधिकार रहा था। अब यहाँ पे कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ध्रुव ने कन्नौज को जीत लिया था, इसके बाद ध्रुव वापस दक्षिण भारत गए, इसके बाद फिर से धर्मपाल ने कन्नौज पे अधिकार कर लिया था। गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने पाल वंश को पराजित कर दिया था, लेकिन पाल वंश के राजाओं ने क्या किया, राष्ट्रकूट राजाओं से सहायता मांगी। इसके बाद वो आए तो दोनों ने मिलकर गुर्जर प्रतिहार राजाओं को पराजित कर दिया था, और इस तरह से कन्नौज पर धर्मपाल का ही अधिकार रहा था, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं, और संभवतः मुझे भी यही सही लगता है। त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद राष्ट्रकूट राजा ने अपनी पुत्री का विवाह है धर्मपाल से किया था, और उसी के गर्भ से देवपाल का जन्म हुआ था। पाल राजाओं और राष्ट्रकूट राजाओं के मध्य में वैवाहिक संबंध थे, ये बात बिल्कुल सही है। धर्मपाल साहित्य और ललित कलाओं के प्रेमी थे, क्योंकि उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का खूब विकास हुआ था। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया था, देश विदेशों में किया था। देवपाल ने तो बहुत ज्यादा किया था। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मैं आपको बता चुका हूं, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, नालंदा हो, उदंतपुरी हो, विक्रमशिला हो, सोमपुरी हो, ये सारे के सारे विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, और इसी विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अतीश दीपांकर रहते थे। अतीश दीपांकर के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। उस वीडियो में मैंने पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। उसी वीडियो में मैंने अतीश दीपांकर की चर्चा की थी। अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो उससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। सोमपुरी विश्वविद्यालय आधुनिक बांग्लादेश के नवगांव जिले में स्थित है, और ये भी एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 1985 में इस स्थल को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। आधुनिक जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस समय ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक ही था, और पाल राजाओं का अधिकार पूरे क्षेत्र पे था। धर्मपाल की वीर गाथा नेपाल के ग्रंथों में आज भी सुरक्षित है। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि नेपाल का जो नाम नेपाल पड़ा है, संभवतः किसी पाल राजा का दिया हुआ ये नाम है, क्योंकि पाल का अर्थ क्या होता है? पाल का अर्थ होता है पालने वाला, और धर्मपाल की वीर गाथाएं आज भी नेपाल के ग्रंथों में सुरक्षित हैं। लेकिन ये एक उनका अनुमान है, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता इसके बारे में। संभवतः उनका अनुमान सही भी हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। अब बात करते हैं देवपाल के बारे में। देवपाल पाल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। सबसे बड़ा साम्राज्य इन्हीं के शासनकाल में था। देवपाल धर्मपाल के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। देवपाल का शासनकाल संभवतः 810 से 850 ईस्वी के मध्य में था। लगभग 40 वर्ष का इनका शासनकाल था। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी राजा का शासनकाल निश्चित नहीं है। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर, आधुनिक बिहार में है, तो वहां पे बनाई थी। देवपाल ने परम सौगात की उपाधि धारण की थी। मैं आपको बता चुका हूं कि परम सौगात का मतलब क्या होता है? अत्यधिक दान देने वाला राजा, उसी को परम सौगात कहा जाता है, या कहें बहुत दानशील राजा। देवपाल के दरबार में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वज्रदत्त रहते थे, जिन्होंने लोकेश्वर शतक नामक ग्रंथ की रचना की थी, और देवपाल के सेनापति का नाम था लवसेन। नालंदा लेख के अनुसार देवपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया गया था। जैसा कि मैं आपको अभी पीछे बता चुका हूं कि देवपाल के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा अन्य देशों में भी किया गया था। देवपाल ने प्रतिहार राजा मिहिर भोज को पराजित किया था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पीछे, मिहिर भोज को प्रारंभ में बहुत सारी पराजयों का सामना करना पड़ा था, परंतु देवपाल की मृत्यु 850 के आसपास हुई थी। इसके बाद
सम्राट मिहिर भोज ने अपने साम्राज्य को बंगाल तक फैला दिया था। देवपाल के सेनापति लवसेन ने उड़ीसा की उत्कल जाति को बुरी तरह खत्म करके उनके साम्राज्य को पाल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। देवपाल के शासनकाल में पाल साम्राज्य सबसे विशाल था, जिसकी सीमाएं बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मालवा, दिल्ली, राजपूताना, झारखंड, उड़ीसा, असम से भी आगे तक थी। आप जो मैप देख रहे हो, इसमें जो आपको नीला नीला एरिया दिखाई दे रहा है, इतने बड़े विशाल क्षेत्र में पाल राजा देवपाल का साम्राज्य फैला हुआ था। अरब यात्री सुलेमान ने अपने लेखों में देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। देखिए, सुलेमान के लेखों में दो राजाओं का उल्लेख मिलता है। एक तो गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज का मिलता है उल्लेख, लेकिन मिहिर भोज के बारे में सुलेमान ने कहा है कि इस्लाम का दुश्मन, किसको? राजा मिहिर भोज को। और ऐसा भी कहा गया है कि उनके पास अच्छी खासी सेना थी। लेकिन सबसे शक्तिशाली, यानी भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसको लिखा है? वो लिखा है देवपाल को। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि देवपाल की मृत्यु के बाद पूरे उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य किसने स्थापित कर लिया था? सम्राट मिहिर भोज ने कर लिया था। देवपाल के बाद महेंद्रपाल राजा हुए, जिनका शासनकाल था 850 से 854 ईस्वी के मध्य में। इसके बाद विग्रहपाल राजा हुए, जिनका शासनकाल था 854 से 855 ईस्वी के मध्य में। इसके बाद नारायण पाल राजा बने, उनका शासनकाल था 855 से 908 ईस्वी के मध्य में। इसके बाद राज्यपाल राजा बने, उनका शासनकाल था 908 से 940 ईस्वी के मध्य में। इसके बाद गोपाल द्वितीय राजा बने, उनका शासनकाल था 940 से 960 ईस्वी के मध्य में। इसके बाद विग्रहपाल द्वितीय राजा बने, जिनका शासनकाल था 960 से 988 ईस्वी के मध्य में। परंतु इन सभी राजाओं के शासनकाल के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इसीलिए मैंने कुछ लिखा नहीं है। अब बात करते हैं महिपाल प्रथम के बारे में। महिपाल प्रथम के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि महिपाल प्रथम से पहले जितने भी राजा हुए, मैं तो देवपाल को मानूंगा कि देवपाल से पहले जितने भी राजा हुए, जैसे धर्मपाल हुए, देवपाल हुए या गोपाल हुए, ये सब के सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ताकतवर राजा थे। देवपाल के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी हो गए थे। इन्होंने बहुत सारे नाथ संप्रदाय के मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। और आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि महिपाल प्रथम के शासनकाल से ही इनके सिक्कों पर आप स्पष्ट रूप से संस्कृत भाषा का प्रयोग देख सकते हैं। महिपाल प्रथम विग्रहपाल द्वितीय के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। महिपाल प्रथम का शासनकाल 988 से 1038 ईस्वी के मध्य में था। महिपाल प्रथम के शासनकाल में चोल वंशी राजा राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया था। और इतिहासकार बताते हैं कि राजेंद्र चोल ने पाल वंश के जो राजा थे उनको पराजित कर दिया था। महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, क्योंकि देवपाल के बाद सभी राजा बहुत कमजोर हुए और उनके शासनकाल में पाल वंश पतन अवस्था में था। परंतु महिपाल प्रथम ने पाल वंश को फिर से मजबूत किया था। देवपाल और महिपाल प्रथम के बीच में जितने भी राजा हुए, बहुत कमजोर राजा हुए। इसका फायदा किसने उठाया था? इसका फायदा उठाया था गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने। गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने अपने साम्राज्य को बंगाल तक विस्तृत कर लिया था। महिपाल प्रथम के दरबार में बौद्ध विद्वान आचार्य धर्मपाल रहते थे और महिपाल प्रथम ने उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत भेजा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि महिपाल प्रथम के शासनकाल से ही ये नाथ संप्रदाय के अनुयायी हो गए थे, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। महिपाल प्रथम के शासनकाल में सारनाथ, नालंदा और काशी में अनेक बौद्ध विहारों का पुनर्निर्माण करवाया गया था। अब बात करते हैं नैपाल के बारे में। नैपाल महिपाल प्रथम के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। नैपाल का शासनकाल 1038 से 1055 ईस्वी के मध्य में था। नैपाल के शासनकाल में चेदी, आधुनिक नाम बुंदेलखंड, के कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण और नैपाल के मध्य भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें सोमपुरी विश्वविद्यालय के आचार्य दीपांकर श्रीज्ञान ने दोनों राजाओं के मध्य संधि करवाई थी
और इस संधि की शर्तों के अनुसार क्या हुआ था कि नैपाल के पुत्र विग्रहपाल तृतीय का विवाह किससे करवाया था? कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण की पुत्री यौवनश्री से करवाया गया था। हालांकि इसकी जानकारी मैंने एक वीडियो में आपको और दी थी, अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको दीपांकर विज्ञान के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने ये जानकारी दी थी आपको। नेपाल के बाद विग्रहपाल तृतीय जिनका शासनकाल था 1055 से 1070 ईस्वी के मध्य में, इसके बाद महिपाल द्वितीय जिनका शासनकाल था 1070 से 1074 ईस्वी के मध्य में, इसके बाद सूरपाल राजा बनी जिनका शासनकाल था 1074 से 1077 ईस्वी के मध्य में। परंतु इनके शासनकाल के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने इनके केवल यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं रामपाल के बारे में। रामपाल महिपाल द्वितीय के भाई तथा सूरपाल के उत्तराधिकारी थे। रामपाल का शासनकाल माना जाता है 1077 से 1120 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। रामपाल ने असम और कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। रामपाल का परम मित्र पूर्वी बंगाल, जिसे आधुनिक बांग्लादेश कहा जाता है, वहां का राजा यादवर्मन था। रामपाल के बाद कुमारपाल जिनका शासनकाल 1120 से 1140 के मध्य में था। इसके बाद राजा बने थे गोपाल तृतीय जिनका शासनकाल था 1140 से 1144 ईस्वी के मध्य में। इसके बाद मदन पाल राजा बने जिनका शासनकाल था 1044 से 1062 ईस्वी के मध्य में। इसके बाद गोविंद पाल राजा बने, उनका शासनकाल था 1162 से 1174 ईस्वी के मध्य में। परंतु ये राजा शक्तिशाली नहीं थे, इसीलिए इन राजाओं के बारे में इतिहासकारों ने भी कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है। इसके बाद पाल वंश का पतन हो गया था और पाल वंश का अंतिम राजा किसको माना जाता है? गोविंद पाल को माना जाता है। पहला राजा किसको माना जाता है? गोपाल को माना जाता है। तो ये तो था पाल वंश का इतिहास, और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे इतिहासकारों के मत आप सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है, राजनीति से इसका कोई भी संबंध नहीं है, तो कृपया राजनीति से इस वीडियो को न जोड़ें।